मैं बेटों से छुपकर अपनी बेवा बहू को खर्चा देती तो मेरे बेटे मुझे मारने को आ जाते और कहते इसी डाइन ने हमारे भाई को मारा है, हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जब मैं बाज ना आया तो मेरे बेटों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया मेरी बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। खानदान भर में ये बात मशहूर हो गई। मैं शर्म से घर से बाहर नहीं निकल सकता था। एक रात परेशान बैठा था कि मेरी बहू मेरे कमरे में आ गई। इससे पहले कि मैं उसे बाहर जाने का कहता कि अचानक मेरा नाम सलीम है। मैं एक आम सा आदमी हूँ जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मेहनत करते हुए गुजारे। मेरी उम्र के इस हिस्से में जब मुझे सुकून और आराम की जरूरत थी, मेरी जिंदगी में नागहानी तूफान आ गए। मेरी 4 औलादें हैं, 3 बेटे जिनके नाम अकबर, बाबर और जमशेद हैं और एक बेटी आयशा। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनकी बेहतरीन तरबियत और खुशियों के लिए खर्च की, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मेरी तरबियत और मोहब्बत का वो हक अदा नहीं कर सके। मेरी सबसे बड़ी आजमाइश उस वक्त शुरू हुई जब मेरी बहू जुबैदा इंतकाल कर गई। जुबैदा मेरे लिए हर कदम पर सहारा थी, मगर जब वो चली गई तो मेरी दुनिया उजड़ सी गई। जुबैदा के जाने के बाद मेरे बड़े बेटे अकबर की बीवी सुमेरा, जो कि एक हादसे के बाद बेवा हो चुकी थी, मेरे साथ रहने आ गई। उसके 2 छोटे बच्चे अली और फातिमा थे, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी और मैंने उसके बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी थी। मैं उसे और उसके बच्चों को वो तमाम मोहब्बत और सहारा देना चाहता था जो वो खो चुके थे। लेकिन मेरी दूसरी बहुओं और बेटों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो समझते थे कि मैं अपनी रिटायरमेंट के पैसे सुमेरा और उसके बच्चों पर खर्च कर दूंगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी नजरें हर वक्त सुमेरा पर जमी रहती थी। सुमेरा, जो कि पहले ही अपने दुखों में मुब्तला थी, उनकी बातों और रवैयों से मजीद दुखी हो जाती थी। सुमेरा मेरी बीवी की मौत के बाद मेरा खास ख्याल रखने लगी थी। वो मेरे खाने पीने से लेकर दवा दारू तक हर चीज का ख्याल रखती थी। उसकी देखभाल में खलूस था और उसने रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। मैं उसके बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े खरीद कर लाता जिससे वो खुश हो जाते। घर के बाकी अफराद को मेरी ये शफकत पसंद नहीं आई थी। बाबर और जमशेद मुझसे दूर होते जा रहे थे और मुझ पर शक करने लगे, जो कि उनके दिमाग में उनकी बीवियां डाल रही थी। एक रात में परेशानी के आलम में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला और सुमेरा अंदर आई। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, वो मेरी तरफ बढ़कर बोली, अब्बा जान, मैं जानती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, मगर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये रात मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी। सुमेरा ने मुझे याद दिलाया कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई और अभी बहुत कुछ बाकी है जिसके लिए जीना है। सुमेरा का मेरे घर में रहना मेरे बेटों के लिए हमेशा से एक मसला बना रहा था। बाबर और जमशेद को सुमेरा से अजीबो गरीब दुश्मनी हो गई थी। वो कहते कि ये मनहूस डाइन है, हमारे भाई को खा गई है। उसके बच्चों को डांटते और अक्सर उसके खिलाफ बातें करते। एक दिन मैं घर के सहन में बैठा था जब मैंने अपने बेटों को आपस में सरगोशियां करते सुना। वो प्लान बना रहे थे कि किस तरह सुमेरा को इस घर से निकाला जाए। बाबर, जो कि हमेशा से जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसने कहा, हमें इस औरत को जल्द अज जल्द निकालना होगा। अब्बा जी का सारा पैसा इसी पर खर्च हो रहा है और अगर हमने कुछ ना किया तो हमारा हिस्सा कहीं नहीं रहेगा। जमशेद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जमशेद बोला, हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे सुमेरा खुद ही इस घर को छोड़ दे। ये बातें सुनकर मेरा दिल हिल गया। मेरे अपने ही बेटे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे और इसकी वजह सिर्फ वो मासूम बेवा लड़की थी। मैं जानता था अगर सुमेरा को इस घर से निकाल दिया गया तो उसके लिए कोई और जाए पनाह नहीं होगी। उसके माँ बाप दुनिया में नहीं थे और वो मेरे मरहूम बेटे की यादगार थी। मैंने फैसला किया कि सुमेरा के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। मैंने अपने बेटों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे खुलकर बात की। तुम लोग क्या समझते हो? मैंने उनसे पूछा, ये जो कुछ तुम सोच रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? बाबर ने गुस्से से जवाब दिया,
अब्बा जी, आपको हमारी कोई परवाह नहीं। आपका सारा ध्यान सुमेरा और उसके बच्चों पर है। हमें भी अपनी जिंदगी गुजारनी है और अगर सारी रकम सुमेरा पर खर्च होगी तो हमारे पास क्या बचेगा? मैंने बाबर की आंखों में देखा और कहा, तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सुमेरा का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो कहाँ जाएगी? तुम लोग उसके और उसके बच्चों के साथ जो सलूक कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जमशेद ने मदाखलत करते हुए कहा, अब्बा जी, हमें इस बात का एहसास है कि सुमेरा की हालत अच्छी नहीं है, मगर आपको हमें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम आपके बेटे हैं और हमारा भी हक है आप पर। मैंने जमशेद की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग मेरे बेटे हो और मैं तुम सबको बराबर का प्यार देता हूँ, मगर सुमेरा को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगा। उसके लिए ये घर ही उसकी आखिरी पनाहगाह है। अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से इख्तलाफ है तो तुम लोग अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो, मगर सुमेरा मेरे साथ ही रहेगी। मेरे इस फैसले पर घर का माहौल और भी तनाव का शिकार हो गया। हर रोज घर में कोई न कोई झगड़ा होता। सुमेरा भी इस माहौल में शदीद जहनी दबाव का शिकार हो रही थी। वो अपने बच्चों की तरफ देखती और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ होता, मगर मैंने उसके साथ अपना वादा पूरा करने का अज़म कर लिया था। एक दिन जब घर का माहौल हद से ज्यादा खराब हो गया, जमशेद ने सुमेरा से तल्ख लहजे में कहा, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर सुमेरा का चेहरा फक हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और जमशेद को सख्ती से डांटा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुमेरा इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। जमशेद चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में से गुस्सा झलक रहा था। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। हर दिन सुमेरा के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। मेरे बेटे और बहुओं की बातें और रवैये सुमेरा पर गहरा असर डाल रहे थे। वो जिस बहादुरी से अब तक इन हालात का सामना करती आई थी, वो भी अब कमजोर पड़ती जा रही थी। एक दिन जब सुमेरा ने नाश्ते के दौरान बहुओं की तल्ख बातों का सामना किया, वो खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। उसकी तबीयत पहले से ही नासाज थी। शाम तक उसकी हालत बिगड़ गई। वो शदीद बुखार और कमजोरी का शिकार हो गई। मैंने फौरन उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुमेरा की हालत बहुत नाजुक है और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल हिल गया। मैंने फौरन उसकी देखभाल का इंतजाम किया। मैं दिन रात उसके साथ अस्पताल में रहा, उसकी दवा और खाने पीने का ख्याल रखा। मेरी दुआएं रंग लाई और चंद दिनों बाद सुमेरा की हालत बेहतर होने लगी। जब मैं सुमेरा को वापस घर लाया तो वो बहुत कमजोर थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा बिस्तर लगाया और उसके सराहने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। मैंने उसे खुद खाना खिलाया, दवा दी और रात भर उसकी तीमारदारी की। सुमेरा जो अपने दुखों के साथ साथ इस बीमारी में भी मुब्तला हो गई थी, धीरे धीरे से ठीक होने लगी। मेरी खिदमत और देखभाल ने उसे वो सहारा दिया जो उसे इस मुश्किल वक्त में दरकार था। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर वो ही पुरानी रौनक वापस आने लगी। लेकिन ये सब कुछ करके बाकी अफराद को कैसे गवारा हो सकता था? बशीरा, जो कि बाबर की बीवी थी, हर लम्हा मौके की तलाश में रहती थी। उसने अपने फोन में मेरे और सुमेरा के उन लम्हात का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जब मैं उसकी देखभाल कर रहा था। वो चुप कर वीडियोज और तस्वीरें बनाती और बाद में उन्हें अपने शोर के साथ शेयर करती। एक दिन मैं कमरे में सुमेरा को दवाई खिला रहा था कि बशीरा ने चुपके से दरवाजे से इस मंजर को अपने फोन में कैद कर लिया। मेरी दोनों बहुएं आपस में बहनें थीं, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो सुमेरा को इस घर से निकाल दें और इस घर की मालकिन बन जाएं। इसीलिए वो झूठे सबूत इकट्ठे करती थी जिसकी बिना पर सुमेरा को घर से निकालने में कामयाब हो जाएं। एक दिन जब मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, बाबर और जमशेद मेरे सामने आ गए और मुझे कहने लगे कि अब्बा, अब हम मजीद आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमारी बर्दाश्त से काम आगे निकलता जा रहा है। आपको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर आपको हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। इसलिए अब आप ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं। अगर आपकी यही हरकतें बाकी लोगों के सामने आ गईं, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ باز آ جائیں اور سمیرا کو اس گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیں۔ وہ جوان ہے، اس لیے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ رہی بات بچوں کی، تو بچوں کی ذمہ داری آپ بے شک اٹھا لیں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر ہم سمیرا کو اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو بھی بات ہے صاف صاف مجھے بتاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جمشید نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے وہ تصاویر دکھائیں جو چوری چھپے لی گئی تھی جب میں سمیرا کو دوائی پلا رہا تھا اور اس کے سر کو دبا رہا تھا، کیونکہ اس کو اس وقت میری کافی زیادہ ضرورت تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے اپنے ہی بیٹے جنہیں میں نے اپنی محنت اور کمائی سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اب میرے خلاف کھڑے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، مگر پھر میری آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکنے لگی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے غصے سے کہا تھا، یہ تمہارے باپ کی محبت کا صلہ ہے، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا، اور اب تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ میرے اور سمیرا کے درمیان کچھ غلط ہے۔ بابر نے طنزیہ انداز میں کہا، ابا جی، ہم بس وہی دکھا رہے ہیں جو سچ ہے۔ میرے دل میں غم اور غصہ دونوں ایک ساتھ اٹھ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا۔ تم لوگ یہ ویڈیوز جہاں چاہو دکھاؤ، میں اپنی عزت اور سچائی کے لیے کھڑا رہوں گا۔ سمیرا اس گھر کا حصہ ہے اور میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اس جواب پر بابر اور جمشید کے چہرے پر ناراضگی اور مایوسی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ میں ان کے دباؤ میں نہیں آنے والا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوگا اور مجھے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمیرا جو اب بہتر ہو رہی تھی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے بیٹوں نے کیا منصوبے بنا رکھے ہیں۔ گھر کا ماحول اب بھی تناؤ کا شکار تھا۔ سمیرا کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کا شوہر اکبر جو اس کا واحد سہارا تھا، ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ اس حادثے نے سمیرا کی زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اکیلی بے سہارا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسی بھیڑ میں تھی جہاں اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حادثے کے بعد سے سمیرا کی دیورانیاں اس کے ساتھ اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتی رہتی کہ وہ یہاں بوجھ ہے، اگر وہ یہاں سے چلی جائے تو سب کے لیے بہتر ہوگا، مگر سمیرا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو سمیرا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ سمیرا کے ہاتھ میں اپنے شوہر کی ایک تصویر تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ سمیرا نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، ابا جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حادثہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اکبر کی موت، یہ سب کچھ بہت عجیب ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ہل گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کوئی اور سازش تھی۔ اکبر مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن موت سے کچھ دن پہلے وہ بہت پریشان تھا، جیسے کہ وہ کسی خوف کا شکار ہو۔ میں نے سمیرا کو تسلی دی اور کہا، بیٹی، یہ سب تمہارا وہم ہے، اکبر کی موت ایک حادثہ تھا اور اس میں کسی کی سازش نہیں ہو سکتی۔ مگر میرے دل میں بھی شک کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر سمیرا کی دیورانیوں کا سلوک اس کے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہوتا گیا، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور خوفناک منصوبہ چھپا ہوا تھا جس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا۔ سمیرا کی دیورانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ سمیرا کو گھر سے نکال کر میری ساری جائیداد اور ریٹائرمنٹ کی رقم پر قبضہ کر سکیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سمیرا یہاں رہی تو ان کے منصوبے میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ سمیرا کے شوہر کا حادثہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، وہ حادثہ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا تاکہ سمیرا کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، بشیرہ اور جمشید آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ بشیرہ نے جمشید سے کہا، ہماری پہلی سازش کامیاب ہو چکی ہے، مگر اب ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اگر سمیرا کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، اسے کسی بھی طرح سے گھر سے نکالنا ہوگا اور اس کے بعد ابا جی کی ساری جائیداد اور ریٹائرمنٹ کی رقم ہماری ہوگی۔ جمشید نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن ہمیں یہ سب بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔
अभी हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं इन सब बातों को बर्दाश्त और नजरअंदाज कर रहा था, मगर सुमेरा के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। एक दिन जब मैं घर आया तो सुमेरा मेरे सामने आई और उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी। उसने कहा, अब्बा जी, मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। मुझे रोज ताने मिलते हैं, रोज मेरे दिल को दुख पहुंचाया जाता है। मैंने फैसला किया है कि मैं नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। बराए करम आप हमें इस घर से जाने दें। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया। मेरे लिए ये सुनना बहुत मुश्किल हो चुका था कि मेरी बहू, जो मेरे अपने बच्चों जैसी थी, इस घर को छोड़ने की बात कर रही थी। मैंने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है और तुम हमेशा यहाँ रहोगी। अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर ये घर छोड़ने की बात ना करो। सुमेरा बोली, अब्बा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे बच्चे इस माहौल में खुश नहीं हैं और मैं इन्हें इस तकलीफ से नहीं गुजार सकती। मैं नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी, लेकिन हमें इस घर से जाने दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैं जानता था कि सुमेरा के लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा। मैंने उसे कहा, बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर ये याद रखना कि ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। सुमेरा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो रात भर अपनी सोचों में गर्क रही। अगले दिन उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जब सुमेरा ने नौकरी शुरू की तो मैंने महसूस किया कि वो बाहर की दुनिया में एक नए अंदाज से जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने बच्चों के लिए खुद को मजबूत बनाया और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की जुस्तजू में लग गई। एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था तो मैंने सुमेरा को एक दफ्तर के बाहर देखा। वो बहुत मसरूफ नजर आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे सलाम किया और वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उस लम्हे में सोचा कि शायद बाहर की दुनिया इसके लिए बेहतर होगी, शायद वो यहाँ अपने आप को एक नई जिंदगी दे सकेगी। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। सुमेरा की देवरानियां अभी भी उसके खिलाफ साजिशें कर रही थीं और मैं जानता था कि वो उसे कभी खुश नहीं देखना चाहती। मुझे अपनी औलाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपने ही भाई की बेवा के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे थे। हर दिन एक नई साजिश का दिन होता था। मैंने अपने बेटों को बार बार समझाया, मगर उन पर कोई असर नहीं होता था। वो चाहते थे कि सुमेरा इस घर से चली जाए ताकि वो मेरे रिटायरमेंट के पैसे और जायदाद पर काबिज हो सके। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सुमेरा को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये लड़ाई मैंने अपने दिल में शुरू की थी और मैं इसे जीतना चाहता था। सुमेरा को बाहर की दुनिया में भी मुश्किलात का सामना था। लोग बातें बनाते, कुछ लोग मेरे बच्चों के बारे में बातें करते और कुछ सुमेरा के बारे में। मैं हर रोज इन बातों से गुजरता, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि सच्चाई हमेशा जीत जाती है। मेरी जिंदगी के साथ साथ सुमेरा की जिंदगी भी एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जो रोज बरोज पेचीदा होती जा रही थी। जब सुमेरा ने नौकरी शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि घर से बाहर की दुनिया में भी मुश्किलात कम नहीं थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि सुमेरा को बाहर के माहौल से एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। सुमेरा दफ्तर में काम करते हुए अपने चंद साथियों के साथ खाना खा रही थी कि एक दिन उसके कानों में एक खातून की आवाज पड़ी। वो खातून जो उसके साथ काम करती थी, उसने उससे उसके शोहर के हादसे के बारे में पूछा। सुमेरा ने गमगीन लहजे में कहा, मेरे शोहर का इंतकाल एक हादसे में हुआ था और मैं आज तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर सकी। खातून ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोली, सुमेरा, मैंने कुछ लोगों से सुना था कि वो हादसा कुदरती नहीं था। शायद तुम्हारे शोहर की मौत के पीछे कोई साजिश थी। ये बात सुनकर सुमेरा का दिल धक से रह गया था। उसने हैरत से पूछा, तुम क्या कह रही हो? खातून ने बात जारी रखी, मैंने खुद तो कुछ नहीं देखा, मगर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे शोहर के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी। शायद तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। सुमेरा की जिंदगी की डोर जैसे पल भर में ही खिंच गई थी। वो सच जानना चाहती थी, मगर उसके लिए क्या करना था ये वो नहीं जानती थी। उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसके शोहर की मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो उसे अब तक नहीं मालूम था।
ये बात उसके दिल में एक खंजर की तरह घुस गई। उसने खुद को मजबूत करते हुए फैसला किया कि वो इस हकीकत को सामने लाएगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलात का सामना ही क्यों ना करना पड़े। सुमेरा ने मुझसे ये बात नहीं छुपाई। एक दिन जब वो मेरे साथ बैठी थी, उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, मुझे शक है कि मेरे शौहर की मौत कोई हादसा नहीं थी। मुझे लगता है कि ये एक साजिश थी। मैंने सुमेरा की बात सुनी, मगर मैं जानता था कि ये बात कितनी तकलीफदेह हो सकती है। मैंने सुमेरा से कहा, बेटी, अगर तुम्हें ये लगता है तो हमें सच जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, मगर याद रखना, इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुमेरा ने मेरी बात सुनकर हिम्मत पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूँ अब्बा जी, मैं अपने शौहर के साथ इंसाफ चाहती हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। उसके बाद सुमेरा ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की खोज शुरू की। वो उन लोगों से मिलने लगी जिन्होंने हादसे के बारे में कुछ सुना हुआ था, देखा हुआ था। वो अपने काम के दौरान भी इन बातों को सोचती रही और रातों को जाग कर भी उन पर गौर करती रही। आखिरकार सुमेरा को कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिन्होंने उसके दिल में यकीन पैदा कर दिया कि उसके शौहर की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसने ये बात मुझे बताई और हम दोनों ने मिलकर इस साजिश को बेनकाब करने का अज़म कर लिया, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की थी कि हम कामयाब होते जा रहे थे। इसलिए मैंने अपने बेटों और बहुओं से कुछ भी छुपाना मुनासिब ना समझा। मैंने यही सोचा था कि मेरे और सुमेरा की तरह बाकी सब घर वालों को भी खुशी ही होगी, पर ये मेरी सोच गलत निकली। जब मैंने सब घर वालों को बताया कि अब अकबर के कातिल जल्द अज जल्द हमारे सामने होंगे, तो मेरी दोनों बहुओं के चेहरों से तो रंग ही उड़ गए। उनके चेहरे जैसे जर्द पड़ने लगे और दोनों अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। और मेरे दोनों बेटे मुझसे कहने लगे कि अब्बा, अब इस मामले को घसीटने का कोई फायदा नहीं है। आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतनी ही जीता है। अकबर की जिंदगी भी शायद इतनी ही लिखी थी। आप इन मामलात से दूर रहे और वैसे भी इस हादसे को गुजरे अब काफी साल हो चुके हैं। अब आपके हाथ जितने भी सबूत लगे हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ करके इस मामले को बढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नत नसीब करे। आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। जमशेद ने ये बात कही तो मैंने सुमेरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सुमेरा कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, ये बात सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि सुमेरा की जिंदगी में उसके हर दुख सुख का साथी सिर्फ मैं ही था और सिर्फ मैं ही उसे समझ सकता था। बाकी घर वाले तो सिर्फ उससे और उसके बच्चों से जान छुड़वाना चाहते थे। सुमेरा और मैं सबूत हासिल करने की मजीद खोज में मसरूफ थे। कुछ दिन ही गुजरे थे जब मैं और सुमेरा कमरे में इस मामले पर बातें कर रहे थे तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी दोनों बहुएं और दोनों बेटे दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। मेरे बेटों ने मुझसे सवाल किया कि अब्बा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया कि मेरा बेटा एक बार फिर मुझ पर शक कर रहा था। मैंने अपने बेटे को जवाब दिया कि तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम लोग मुझसे ये सवाल करो। मेरे बेटों ने मुझे कहा कि अब्बा, अब हम अपने घर में आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैं अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं कर पा रहा था। मेरे दोनों बेटे मुझे कह रहे थे कि अगर आप दोनों को आपस में सिर्फ बात ही करनी थी तो आप लोगों ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? उन लोगों के इस तरह के सवालात सुमेरा की हिम्मत तोड़ रहे थे। मैंने अपने बेटों को अब हरगिज नहीं बताना था कि मैं अकबर की मौत का सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैंने इन लोगों को बताया था तब तक इन लोगों ने मुझे इस बात से रोका था और उनके रोकते ही सुमेरा मायूस हो जाती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरी दोनों बहुएं सुमेरा के हाथ पकड़कर उसको कमरे से खींचती हुई बाहर ले आई थी और अपने शोहरों से कह रही थी कि अब हम इसको एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत ही बदकिरदार औरत है, इसको अब इस घर से जाना ही पड़ेगा। सुमेरा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि सुमेरा बदकिरदार नहीं बल्कि एक बाकिरदार और पाक दामन लड़की है। मुझे अपने बेटों और बहुओं की गंदी सोच पर हैरत हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, आज के बाद सुमेरा इस घर में नहीं रहेगी।
सुमेरा ने भी मेरी तरफ हैरानगी से देखा। मैंने जब सब लोगों को कहा कि सुमेरा के साथ साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, तो मेरे बेटों के चेहरों के तो रंग ही उड़ना शुरू हो गए थे और मेरी दोनों बहुएं परेशान सी नजर आने लगी। मैंने सुमेरा का हाथ पकड़ा और उसके बच्चों को उठाया। हमने घर से जरूरत का सामान भी ना लिया, ऐसे ही हम दोनों घर से निकल आए। मुझे मालूम था कि मेरे बेटे मेरी ही कमाई खाते हैं, इसलिए उनसे मेरे बगैर रहा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और वो दोनों खुद ही मुझसे माफी मांगने आ जाएंगे। सुमेरा ने मुझे जाने से बहुत रोका और मुझे समझाया कि अब्बा जी, आप अपना घर छोड़कर मत जाइए। सुमेरा ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से आप पर बहुत ही इल्जामात लगे हैं। आपकी जिंदगी को मैंने बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए आप मुझे जाने दें और खुद घर चले जाएं। पर मैं अपने फर्ज से कोताही कैसे कर सकता था? सुमेरा अब मेरा फर्ज बन चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी ही थी। मैंने एक किराए का मकान लिया, जहाँ पर मैं सुमेरा के साथ और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद बाबर और जमशेद दोनों ही मुझसे माफी मांगने आए थे। वो दोनों किस लिए मुझसे माफी मांगने आए थे, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता था। उनको मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, मैं उनका बाप था। उन दोनों ने मुझ पर किस तरह के गंदे इल्जामात लगाए थे, ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। उन दोनों ने अपनी बीवियों के कहने पर मुझे किस कदर जलील किया था, ये बात कभी भुलाई भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था अब इन लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो मेरे पास वापस आए थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा उनको मेरे पैसे से प्यार था, जो वो कभी भी खोना नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से उन लोगों ने सुमेरा को उस घर से निकालना चाहा था, तो वो कैसे अब उस पैसे को हाथों से जाने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एक हफ्ता भी ना लगाया और मुझसे माफी मांगने आ गए थे। पर मैंने भी सोच लिया था कि अब की बार मैं उनके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। सुमेरा ने मुझे काफी समझाया कि अब्बा जी, मैं इस घर में अकेले ही रह लूंगी, आप अपने बेटों के साथ चले जाएं। पर मैं सुमेरा की ये बात नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने अपने बेटों को वापस ही भेज दिया। एक दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और सुमेरा जब घर की जरूरियात जिंदगी का सामान लेने बाजार जा रहे थे, तो वहां पर मुझे चौकीदार नजर आया, जो अकबर के दफ्तर के बाहर नौकरी करता था। उसने हालचाल पूछने के बाद सुमेरा की तरफ देखते हुए कहा, अकबर की बेवा को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। इनके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। और मुझे कहने लगा कि सलीम साहब, आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अकबर के कातलों को सजा ना दिलवा कर, वो तो शहर के आम से गुंडे थे, जो चंद पैसों की खातिर काम करते थे। आप उनको एक बार थाने ले जाते तो वो फौरन ही अपना गुनाह कबूल कर लेते और आपको उस इंसान तक ले जाते जिसने भी उनसे ये काम करने के लिए बोला था। आप तो हर बात को हादसा समझकर चुप हो गए, पर ये एक हादसा नहीं था। मैंने जब उस चौकीदार की ये सारी बात सुनी, तो मैंने उस चौकीदार से कहा कि उस वक्त तो मैं चुप कर गया था, लेकिन अब जरा सा भी मुझे सबूत मिल जाए और मुझे पता लग जाए कि ये सब कुछ किसने करवाया है, तो मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करूंगा। उसको जरूर सजा दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि अब मुझे भी ये एहसास हो चुका है कि अकबर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने उस चौकीदार से कहा, सबूत ढूंढने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तो चौकीदार ने कहा कि साहब, मैं तो इस ऑफिस को सालों पहले छोड़ चुका हूँ। जैसे ही अकबर साहब की मौत हुई, मैंने उसी साल नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा वहाँ पर अब दिल नहीं लगता था। अकबर साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उनके बाद मैं वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरे पास उस ऑफिस की सीसीटीवी कैमरा की कुछ वीडियोस पड़ी हैं, जो उन्हीं दिनों की थी जिन दिनों में अकबर साहब की मौत हुई थी। अगर आप उन वीडियोस में से कुछ हासिल करना चाहें तो मैं आपको वो दे दूंगा। मैंने उस चौकीदार से कहा कि आप मुझे वो वीडियोस दे दें, हो सकता है उनमें से कुछ न कुछ सबूत मिल जाए। उस चौकीदार ने अगले ही दिन मेरे दरवाजे पे आकर मेरे हाथ में एक यूएसबी दे दी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की सारी वीडियोस मौजूद थी, जो कि उसी वक्त की थी जिस वक्त अकबर उस ऑफिस में काम करता था जिसमें अकबर की मौत हुई थी। जैसे ही मैंने वो यूएसबी सुमेरा के लैपटॉप में ओपन की, तो अकबर की कुछ वीडियोस मेरे सामने आई। अकबर को देखकर मैं अपने आप को रोक ना पाया और मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल आए। मेरा जवान बेटा, मेरा बहादुर बेटा उन वीडियोस में चहल पहल कर रहा था। वो जिससे भी बात करता था
तो हंस हंस कर करता था। कभी भी मैंने उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी नहीं देखी थी। अकबर मेरा बहादुर और फर्माबरदार बेटा था। सुमेरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया और मुझे चुप करवाया। उसने मुझे बताया कि अब्बा जी, अब हम अकबर के कातलों तक जरूर पहुंचेंगे, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा, हम अकबर के कातलों को जरूर सजा दिलवा कर रहेंगे। मैंने सुमेरा को कहा कि बेटी, मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं कभी भी ये जंग ना लड़ पाता। यूएसबी के एक वीडियो में हमें नजर आया कि कुछ लोग अकबर से बात कर रहे थे, जो कि अकबर को ऊपर छत पर चलने के लिए कह रहे थे। अकबर के ऑफिस की बिजली की कुछ तारों में कुछ खराबी हो गई थी, जिसको ठीक कराने के लिए अकबर ने खुद ही कुछ मिस्त्रियों को कॉल करके बुलाया था। अकबर जैसे ही ऊपर चला गया, कुछ ही देर के बाद कुछ और लोग आए और अकबर के बारे में पूछने लगे कि हमें अकबर साहब ने कॉल करके बुलाया है कि बिजली की तारें ठीक करनी है। पर अकबर के साथ तो पहले ही कुछ लोग छत पर चले गए थे बिजली ठीक करनी है। फिर वो कौन लोग थे? किसी ने भी इस बात पर ध्यान ना दिया और उन लोगों को फिर से छत पर भेज दिया कि अकबर छत पर है, आप वहां पर जाएं। जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचे तो चिल्लाते हुए नीचे आए कि छत पर तो अकबर साहब की लाश पड़ी है। सारे ऑफिस में भाग दौड़ मच गई और अकबर की लाश को नीचे लाया गया। ऑफिस की इंतजामिया ने छानबीन की, जिसकी वजह से पता चला कि अकबर की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई है और सबने ये मान लिया कि ये महज एक हादसा ही था। हैरत की बात तो ये थी कि पहले जो अकबर के साथ लोग छत पर गए थे, वो लोग कौन थे और कहाँ गए, ये बात किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की और ये बात वहीं पर दब गई, क्योंकि वीडियो में उन लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। तब मैंने वो वीडियो जाकर पुलिस के सामने पेश कर दी। पुलिस ने खुद ही वो गुंडे पकड़ लिए, क्योंकि वो शहर के मशहूर गुंडे थे जो अक्सर पकड़े जाते और फिर अपनी सजा पूरी होने के बाद छूट जाते थे, पर फिर भी कभी बाज नहीं आते थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि ये काम उन लोगों ने पैसों के हौस किया था। ये पैसे उन लोगों को किसने दिए थे? ये बात सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। ये पैसे उन गुंडों को मेरी दोनों बहुओं ने दिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहुएं हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर सकती हैं। मैंने ये सारी हकीकत अपने दोनों बेटों बाबर और जमशेद को सुनाई तो उन लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक देने का फैसला किया। मैंने अकबर और बाबर दोनों से कह दिया कि तुम दोनों अपनी बीवियों को तलाक दो या ना दो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अब तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी पूरी जायदाद, अपनी रिटायरमेंट और अपनी पूरी मलकियत सुमेरा और उसके बच्चों के नाम कर रहा हूँ। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन था। मेरे दोनों बेटों को मेरी इस बात पर कोई भी एतराज नहीं था। उन लोगों ने मुझे कहा कि अब्बा जी, हमें दौलत और जायदाद से कोई गर्ज नहीं है, बस आप हमें छोड़कर ना जाएं और आप हमारे साथ हमेशा के लिए रहें, हमें अपनी शफकत से महरूम ना करें, बस हमें माफ कर दें। बाबर और जमशेद ने मुझसे और सुमेरा से माफी मांगी और कहा कि हमें हमेशा हमारी बीवियां आप लोगों के खिलाफ भड़काती रही थी और दौलत की लालच हमारे दिल में भरती रही थी। हमें बाप का नाफरमान करने में हमारी बीवियों का सबसे बड़ा हाथ है। आप हमें माफ कर दें और चलकर अपने घर में हमारे साथ रहें। मैंने भी अपने बेटों को माफ कर दिया, क्योंकि इस सब में उनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो इन सारी बातों से ला इल्म थे। उनको अगर जरा सा भी इल्म होता कि उनकी बीवियां कौन सा खेल खेल रही हैं या कौन सा गुनाह करने जा रही हैं, तो इस बात में वो उन लोगों का कभी भी साथ ना देते, क्योंकि मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन था। वो कुछ अरसे के लिए अपनी बीवियों के बहकावे में जरूर आ गए थे, क्योंकि दौलत चीज ही ऐसी है, दौलत की लालच बहुत बुरी होती है, पर वो अपने भाई के दुश्मन कभी भी नहीं हो सकते थे, इसलिए वो इस सारी हकीकत से वाकिफ नहीं थे। मैंने अपने बेटों को माफ कर दिया। बशीरा और जोहरा को अदालत अकबर के कत्ल की सजा सुना दी थी और सुमेरा अब बहुत खुश थी कि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिल चुकी थी। सुमेरा के चेहरे पर अब हर वक्त एक सुकून सा नजर आता था, जो अकबर के कातलों को सजा दिलवाने से ही आया था। सुमेरा और उसके बच्चों को खुश देखकर ही मैं बहुत ज्यादा खुश होता था।